नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर के इकाई संख्या 2 की। इकाई संख्या 2 में चूंकि कई चैप्टर्स हैं, दूसरे चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर संख्या 1 को मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, जिसमें हमने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। उसमें बेसिकली 3 वंश जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। खास करके एक है आपका कश्मीर का कारकोट वंश, जो कि उस समय उसी के पैरेलल चल रहा था जिस समय हर्षवर्धन थे। और उसके बाद में एक और दूसरा जो आएगा वो उसमें हम चर्चा करेंगे बेसिकली जो है आपका जो यशोवर्मन है कन्नौज के, उसके बारे में, जिसने कन्नौज का शासन व्यवस्था को एक सुदृढ़ किया, दोबारा से उसकी स्थापना करी। और एक तीसरा शासक है जो सिंध पर शासन करते हैं, उनके बारे में। तो सिंध आपके सिलेबस में जो शामिल है उसके अकॉर्डिंग मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाने का प्रयास भी हम करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास रहेगा हमारा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की भी, ठीक है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर के कारकोट वंश के बारे में, और बहुत ही बारीकी के साथ कश्मीर के कारकोट वंश के बारे में आपको बताएंगे। इसका जो सबसे प्रमुख शासक रहा कश्मीर वंश में, कश्मीर के कारकोट वंश का, वो रहा है ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर के कारकोट वंश ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में या उत्तर भारत में अगर कोई प्रमाणिक रचना है जिसने इतिहास को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है, उस रचना का नाम है राज तरंगड़ी, जिसको लिखा है हमारे महान इतिहासकार कल्हड़ ने। कल्हड़ एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास को सुव्यवस्थित तरीके से ऐतिहासिक शैली में चीजों को लिखा। इससे पहले जो जानकारी हमको मिलती है वो ऐतिहासिक पूर्ण रूप से नहीं होती है, लेकिन जो कश्मीर का इतिहास है उसको लेकर के कल्हड़ का नाम अद्वितीय है। कल्हड़ ने बहुत काम किया है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना समझते हैं इसकी है क्या वास्तव में। देखिए मेरे पढ़ाने की कुछ शैली ही है, कुछ मैं आपको पहले परिचय समझाऊंगा उसके बारे में, फिर उसके डिटेल से पूरा विस्तार समझूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला लगाऊंगा। सब कुछ आपको बारीकी के साथ मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब उत्तरी भारत राजनीतिक विखंडन और संघर्षों से जूझ रहा था, तब कश्मीर एक सशक्त राज्य के रूप में उभरा। क्योंकि उस समय आपको मैंने बताया पहले चैप्टर में यूनिट नंबर 2 के कि कश्मीर, बस कश्मीर ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं उस समय पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज की सत्ता को लेकर के। पूरी डिटेल से मैंने उसमें आपको समझाया। लेकिन उसी बीच जो कश्मीर का इलाका था वहां पर एक सशक्त जो है राजवंश का उदय हो रहा था। जब कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला। उसी बीच में तमाम लड़ाइयां लड़ी गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो एकदम से बदल सी जाती है। और उस सिचुएशन जब बदल जाती है, पूरी की पूरी छोटे छोटे राजवंशों में चीजें बढ़ जाती हैं। उन छोटे छोटे राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहा वो कश्मीर का कारकोट वंश रहा, ठीक है। जहां कारकोट वंश की स्थापना होती कश्मीर में, जिसने कश्मीर को सामरिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हर मामले में और राजवंशों से थोड़ा एक कदम आगे आप देखते हैं ये कश्मीर का वंश था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था ललितादित्य मुक्तापीठ। बहुत ही फेमस शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ। 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसने अपने शासनकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में जानकारी जो हमको मिलती है कल्हड़ की राज तरंगड़ी नाम की जो रचना है, वहां से हमको इस वंश के शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी, पूरा डिटेल से जानकारी मिलती है। एक एक वंश कब कौन से शासक हुए, कितने समय तक शासन किया, सारी जानकारी मिलती है। ये प्रस्तावना हमने समझ ली कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। अब आप हेडिंग डालिएगा कारकोट वंश की स्थापना। क्या हेडिंग पड़ेगी बाबू? कारकोट वंश की स्थापना, यानी कि फाउंडेशन ऑफ कारकोट डायनेस्टी, ठीक है। लिखेंगे कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन नाम का एक व्यक्ति था। उसी दुर्लभ वर्धन ने स्थापना की किसकी? कारकोट वंश की। राजवंश का उदय लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था कारकोट वंश का, ठीक है। इस वंश ने धीरे धीरे कश्मीर को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करी। राजनीति में जो एक विखंडन का दौर चल रहा था, उस विखंडन के दौर में राजनीति में स्थिरता लाने का काम कश्मीर के कारकोट वंश ने किया। कारकोट शासकों ने न केवल कश्मीर को संगठित किया, बल्कि उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी या राजनीति थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उत्तर भारत में कश्मीर के कारकोट वंश को बड़े एक प्रकार सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाता है और बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर इसको समझाया जाता है।
तो कारकोट वंश की स्थापना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। दुर्लभवर्धन ने स्थापना की 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना। 7वीं शताब्दी मतलब क्या होता है, लगभग 600 ईस्वी के बाद, 601 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी का समय काल जो है, इसी को 7वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझा। ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में समझे, चूंकि सबसे प्रतापी शासक यही है और एग्जाम में आपकी यहीं से क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है हमेशा। यहाँ पर आप लिखिए ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है, हेडिंग डालिएगा। ललितादित्य मुक्तापीठ 724 में गद्दी पर बैठता है, 760 ईस्वी तक शासन संभालता है। लिखेंगे ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी। कश्मीर के कारकोट वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे विद्वान शासक या सबसे प्रतापी शासक, कुछ भी कह सकते हैं। इन्हें कश्मीर का सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी शासक थे, या फिर आप मान लीजिए अशोक, अशोक को जैसे कि आप देखते हैं, अभी आपने पढ़ा, हर्षवर्धन को दूसरा अशोक कहा जाता है, ऐसे ही कश्मीर का अशोक कहा जाता है इनको, ठीक है, किसको, ललितादित्य मुक्तापीठ को, क्योंकि इन्होंने न केवल उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, बल्कि मध्य एशिया तक अपनी विजयों का विस्तार किया। मध्य एशिया मतलब जैसे कि आप, इन्होंने कंधार वगैरह तक भी, या उत्तर भारत में जितने भी मध्य एशिया में तमाम सारे देश थे छोटे छोटे, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया था। बड़े जो है प्रतापी शासक थे। कल्हड़ की राज तरंगणी जो रचना है, कल्हड़ की रचना, उसमें इन्होंने मतलब इनको खास करके ललितादित्य मुक्तापीठ को अत्यंत महान शासक के रूप में, विजयी शासक और दानशील शासक के रूप में चित्रित किया गया। कल्हड़ ने इनको बताया कि बड़े ही दानी थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे, युद्ध कला में निपुण थे, और साथ ही साथ में महान शासकों की श्रेणी में आते, इसलिए इनको दूसरा अशोक ना कह करके कश्मीर का अशोक कहते थे, क्योंकि दूसरा अशोक जो है आपको हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें हुई। इसके बाद में क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इतिहास को मैं एकदम से आपको आपके अपनी भाषा में समझा रहा हूं, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। गद्दी पर बैठने का समय, देखिए ललितादित्य मुक्तापीठ ने 724 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, कारकोट वंश की गद्दी पर मतलब बैठा। इनका शासनकाल लगभग 36 वर्षों तक चला, 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक जो है शासनभार संभालते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उसी समय अपने शासनकाल में बहुत सारा विस्तार किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को कश्मीर से लेकर के मध्य एशिया तक फैलाया। कारकोट वंश का सबसे महान शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ही था, ठीक है। राजनीतिक उपलब्धियां इसकी कहां कहां, यानी किस किस युद्ध में जीता, ये हेडिंग डालिएगा। राजनीतिक उपलब्धियां, पहली उपलब्धि इसकी ये रही बेटा कि कन्नौज के यशोवर्मन को हरा करके उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। यानी कन्नौज का जो यशोवर्मन है, अभी इसके बाद में जो तीसरा चैप्टर हम चर्चा करेंगे, कश्मीर के यशोवर्मन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कश्मीर के यशोवर्मन को पराजित करने का काम किसने किया था, कश्मीर के यशोवर्मन को इसी ने पराजित किया था, किसने, जो है ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक है। और इसी से इसका जो है मनोबल टूटा था। और दूसरी बात, पंजाब के अनेक छोटे छोटे जो शासक थे, उन सभी शासकों को पराजित किया किसने, सबको अपने अंडर में कर लिया, यानी पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा बंगाल में जो गौड़ शासक थे, उन पर आक्रमण करके अपनी जो है शक्ति विस्तार करी। मध्य भारत में मालवा तक का प्रभाव अपना जो है इसने जो है बुलंदी अपनी लहराई। इसके साथ साथ पांचवा इसका जो विशेषता ये है, मतलब इसकी उपलब्धियां, अफगानिस्तान यानी काबुल और कंधार के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी, यानी मध्य एशिया को भी कहीं ना कहीं पे अपने कब्जे में कर लिया। काबुल, कंधार, और यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाओ और ऊपर चले जाओ, उससे वहां तक अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा तिब्बत की शक्ति को चुनौती देकर के कश्मीर की सुरक्षा सुनिश्चित करी। तिब्बत से जो शासक वगैरह हमारे यहाँ पर आक्रमण करने की सोच रहे थे, उनको डट कर चुनौती दी, उनको वहां से भगा दिया कि भाई यहाँ पर तुम्हारे दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ पर आक्रमण आप नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के इसने बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही विद्वता के साथ और जो है यहाँ से शासकों को भगाया, ठीक है। जो शासक थे, मतलब जो बाहरी शासक थे, उनको आक्रमण नहीं करने दिया। असम, खास करके भौम वंश जो असम में पड़ता है, उसका अभियान चला करके उसको भी कहीं ना कहीं पे उसके लिए अभियान चलाया। गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष करके उत्तरी भारत की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि आप देखते हैं मालवा और गुजरात के इलाकों के शासक, उनको भी टक्कर दी। इसके साथ साथ त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज को लेकर के हो रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं पे इसने भाग लिया, ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक है। जो तीन शासकों के बीच में बेसिकली पाल शासक, प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हो रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका ललितादित्य मुक्तापीठ की भी सामने निकल करके आती है, ठीक है। कश्मीर को साम्राज्य के रूप में स्थापित कर क्षेत्रीय से अधिक व्यापक शक्ति बना देता है। एक ऐसा शक्ति जो तिब्बत को चुनौती देता है, जो कंधार, काबुल तक अपना जो है क्षेत्र स्थापित कर लेता है, जो नीचे मालवा, मतलब सभी जगहों पर आप देखते हैं अपना, जहां पर युद्ध लड़ता, पंजाब के एरिया में हो, हर जगह पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित करता है।
इसने न केवल राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की ललितादित्य मुक्तापीठ ने, बल्कि इसने, आप देखते हैं कि इसने कई सारी चीजें और हासिल की, जैसे कि आप देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां इसकी। सबसे पहली बात है कि भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण, जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये इसकी उपलब्धि है सांस्कृतिक और धार्मिक। दूसरी उपलब्धि लिखिएगा, सुनिश्चितता और परिहारपुर जैसे नए नगर बसाने का काम भी इसने किया। ठीक है, इसके अलावा शैव और वैष्णव परंपराओं को सम्मान, मतलब समान संरक्षण दिया। शैव संप्रदाय यानी जो भगवान शंकर को मानने वाले विद्वान, मतलब की जो शासक हैं, या शंकर भगवान को मानने वाले जो अनुयायी हैं, और जो भगवान विष्णु को मानने वाले, विष्णु भगवान को जो मानते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो शंकर भगवान को मानते हैं उनको शैव कहते हैं। दोनों को समान दृष्टि से देखा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का समर्थन करता है ये, और तिब्बत व मध्य एशिया में प्रचार भी बौद्ध धर्म का करता है। इसके अलावा कला और स्थापत्य को स्वर्णयुग प्रदान करता है। कश्मीर में इसने कला और जो है कला को भी आगे बढ़ाया। स्थापत्य शैली को यानी मंदिर वगैरह बनाने की शैली को भी आगे बढ़ाया। साहित्य और विद्या को संरक्षण दिया। विद्वानों और कवियों को राजाश्रय मिला। यहाँ पर तमाम विद्वान, तमाम कवि इसके दरबार में रहा करते थे, ललितादित्य मुक्तापीठ के। इसके साथ ही साथ मूर्ति कला का उत्कर्ष आपको यहाँ पर दिखता है। ऐसे सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ इसके शासनकाल में, या तमाम प्रकार की मूर्तियां बनाई गई यानी प्रतिमाएं बनाई गई इसके काल में। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाता था, सभी पंथों को समान सम्मान देता था, चाहे शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, सभी को एक प्रकार से समान दृष्टिकोण से देखता था। इसके अलावा व्यापार मार्गों का विकास करके कश्मीर को आर्थिक संपन्नता दी। व्यापार कश्मीर से, चूंकि कश्मीर से तमाम विदेशी शक्ति, मतलब विदेशी सीमाएं जुड़ी जुड़ी थी, तो उन सीमाओं दूसरे देश में जाने के लिए रोड वगैरह व्यापारिक मार्गों को बढ़िया तरीके से एकदम सुव्यवस्थित किया। इसके अलावा कश्मीर को सांस्कृतिक राजधानी बनाया, ज्ञान और संस्कृति की भूमि के रूप में प्रसिद्ध करने का काम इसी ने किया, ललितादित्य मुक्तापीठ ने, क्योंकि इसने एक प्रकार कला, संस्कृति, स्थापत्य कला और युद्ध वीरता सभी के लिए निपुण था, सभी में अपना वर्चस्व इसने स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए इसे कश्मीर का सम्राट कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात यानी कश्मीर का अशोक या कश्मीर का सम्राट कहना इसको जो है समीचीन होता है। ठीक है, ये कोई जो है अतिशयोक्ति ना होगी कि इसको हम कश्मीर का सम्राट कहें। तो बड़ा विद्वान, बड़ा पराक्रमी, बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही साम्राज्यवादी या साम्राज्य को बढ़ाने वाला शासक था। ठीक है, तो इस तरीके से इस शासक के बारे में हमने देखा। अब इस चीज को आपको मान लेते हैं कि आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आप पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या देखिए, जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर। इसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही 100 रुपए फीस जमा करेंगे, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, और जब आप जमा करवा देंगे फिर उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, उसी में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी तमाम सारे। ठीक है, जैसे क्लास होगी आप नहीं देख पाए तो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप वीडियो लेक्चर्स भी देख चुके हैं, आपको रिवीजन करना है, उसके लिए पूरी पीडीएफ नोट्स आपके लिए, मान लेते हैं आपको, एक मिनट, मान लेते हैं आपको वीडियोस नहीं देखनी है तो आप उसके लिए पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पर आपको एसएमएस करना है, डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इसमें सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ सब कुछ आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपका जो होगा एमसीक्यूज टाइप का भी होगा, जिसमें आपके आंसर साथ में होंगे। जैसे अभी इस चैप्टर को खत्म करूंगा उसके बाद में इसकी एमसीक्यूज भी लगाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, और कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपके ऑब्जेक्टिव के 5 प्रैक्टिस सेट लिखित के ये मिल जाएंगे। बस मात्र इनको भी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। यानी पूरी डिटेल्स जानकारी आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रुप में आकर हमारे साथ जुड़ेंगे, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। पूरी विस्तार से चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली। पीडीएफ नोट्स के लिए बेसिकली आपके लिए जबरदस्त चीजें ये कर दी गई हैं। आपको कहीं पर भटकना नहीं, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र इसी 100 रुपए फीस में। पूरी जानकारी मिल जाएगी। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, दलितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराधिकारी।
यानी कि ललितादित्य मुक्तापीठ मालती प्रतापी शासक था, लेकिन इसके बाद में जो शासक हुए उनका क्या योगदान रहा। हेडिंग डालिए ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराधिकारी। ठीक है, ललितादित्य की मृत्यु 760 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद में उत्तराधिकारी उतने सक्षम इसके नहीं थे। इसी वजह से साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे विखंडित होता चला गया, क्योंकि जब जैसे हर्षवर्धन के बाद में उत्तराधिकारी कोई नहीं था अच्छे तरीके से, ऐसे ही ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद में उत्तराधिकारी उतना सही नहीं था। साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित होने लगा। यद्यपि कारकोट वंश कुछ समय तक सत्ता में रहा, लेकिन उसकी शक्ति लुप्त होती चली गई धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके जो है जो उत्तराधिकारी रहे उतने सफल नहीं रहे। ठीक है, ये था कारकोट वंश। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ कश्मीर अंडर कारकोट डायनेस्टी। ठीक है, अब कश्मीर की अगर बात किया, कारकोट वंश में जब कश्मीर का जो दबदबा रहा वो बड़ा जबरदस्त रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर कश्मीर कला, साहित्य और धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था कारकोट वंश के जमाने में। ठीक है, इसके अलावा कारकोट वंश में आप देखते हैं बौद्ध भिक्षुओं और हिंदू विद्वानों को संरक्षण मिला। इसके अलावा ललितादित्य द्वारा बनाए गए स्थापत्य, खास विशेष करके सूर्य का मंदिर जो बनाया गया, वो सूर्य का मंदिर बड़ा फेमस स्थापत्य कला का नमूना है। विद्वानों को संरक्षण दिया गया। आज भी भारतीय कला का शिखर माना जाता है सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर व्यापारिक मार्गों, खास करके सेंट्रल एशिया इंडिया का जो व्यापार था उसको लेकर के मार्ग बना दिया गया, ताकि सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से भारत का व्यापार बढ़िया तरीके से हो। ललितादित्य मुक्तापीठ जी ने किया। तो इस तरीके से बड़ा जबरदस्त काम हुआ, जिससे यह आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न रहा। यानी हर मामले में आप देखते हैं यहाँ पर बड़ा जबरदस्त काम रहा कारकोट वंश के अंडर में। कश्मीर का जो है उद्भव बड़ा जबरदस्त रहा। कश्मीर का राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कश्मीर। देखिए, कश्मीर के जो राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो कारकोट वंश के समय कश्मीर उत्तरी भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था। ठीक है, कारकोट वंश के समय में जो है उत्तरी भारत में अगर जो है पाल वंश, प्रतिहार वंश या इनका नाम लिया जाता था, ठीक है, पालों का, प्रतिहारों का, तो उत्तर भारत में वहीं पर जब तक कारकोट वंश था तब तक कश्मीर के कारकोट वंश का भी नाम उतने ही आदर, उतने ही सम्मान के साथ दिया जाता था। यहाँ से तिब्बत, मध्य एशिया और गंगा यमुना क्षेत्र तक प्रभाव जो है पहुंचता था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी हो जाता है। ललितादित्य मुक्तापीठ ने कन्नौज संघर्ष में भी हिस्सा लिया और यशोवर्मन को पराजित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी इसने दिखाया। यशोवर्मन जो कन्नौज का शासक था उसको इन्होंने हरा दिया था। कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, विश्लेषण करते हैं इन सभी मुद्दों का कि आखिरकार विश्लेषण और निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस चैप्टर का। देखिए, कारकोट वंश विशेष करके ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर को राजनीतिक और सांस्कृतिक वैभव प्रदान किया। ठीक है, इस काल में कश्मीर उत्तर भारत की शक्ति के रूप में सामने उभरा। ठीक है, हालांकि ललितादित्य के बाद योग्य शासकों की कमी हो गई और इस वजह से शक्ति को धीरे धीरे समाप्त होना पड़ा और कारकोट वंश जो है धीरे धीरे समापन की ओर पहुंच चुका, लुप्त हो गया। ये था कारकोट वंश का पूरा हिस्ट्री। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट यह है कि हर्ष की मृत्यु के बाद जहां उत्तरी भारत विखंडन से जूझ रहा था, वहीं कश्मीर में कारकोट वंश ने एक मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन उत्तराधिकारी ठीक नहीं थे, इसी वजह से वो भी भंग हो जाता है। ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर को न केवल उत्तर भारत में बल्कि एशियाई राजनीति में भी प्रतिष्ठा दिलाई। इसके साथ साथ उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कार्यों ने कश्मीर को ज्ञान और संस्कृति की भूमि के रूप में पहचान दिलवाई। कश्मीर आज ज्ञान और संस्कृति की भूमि कही जाती है, क्योंकि ललितादित्य मुक्तापीठ यानी कारकोट वंश के शासकों का योगदान रहा उसमें। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पढ़ा। अब आइए इससे बनने वाले कश्मीर के कारकोट वंश या ललितादित्य मुक्तापीठ से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, इस वजह से समाप्त हो गया आपका। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझेंगे विस्तार से। आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए, कश्मीर के शासकों का विवरण किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो कल्हड़ की राज तरंगणी में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कश्मीर के इतिहास का सबसे प्रमाणिक स्रोत कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी है। 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। इसमें कश्मीर के प्राचीन शासकों में क्रमबद्ध वर्णन जो है मिलता है एक सुव्यवस्थित तरीके से। दूसरा प्रश्न आ चुका है, राज तरंगणी के रचयिता कौन है? कल्हड़ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा है, ये बात ध्यान रखिए। आचार्य छिमेन संस्कृत की विद्वान। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ है। 1148 से 1149 ईस्वी के आसपास रचना लिखी गई। संस्कृत भाषा में रचना लिखी है और जो है एक इतिहासकार और संस्कृत के अच्छे विद्वान भी थे।
अगला प्रश्न आ चुका तीसरा नंबर, ललितादित्य मुक्तापीठ किस वंश से संबंधित है? ये कारकोट वंश से संबंधित है। किससे वंश से बेटा? कश्मीर के कारकोट वंश से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारकोट वंश। ठीक है। चौथा प्रश्न, ललितादित्य मुक्तापीठ का शासनकाल कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा बेटा? 724 से 760 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका आज आपका, ठीक है, कश्मीर साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तारक किसी को माना जाता है? पांचवा क्वेश्चन से, ललितादित्य मुक्तापीठ ने किन किन पर विजय प्राप्त करी थी? देखिए, यशोवर्मन कन्नौज को हराया, बंगाल, मगध, तुर्क और तिब्बत सभी पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललितादित्य ने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया, बंगाल, मगध पर अधिकार किया और तुर्कों व तिब्बतियों को भी पराजित किया। छठा प्रश्न आ चुका है, ललितादित्य मुक्तापीठ की अगर बात की जाए तो उसने कन्नौज की प्रसिद्ध मूर्तिकला और स्थापत्य कृतियां बनवाई। मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही करवाया था। ठीक है। अनंतनाग कश्मीर का निर्माण करवाया, जिसको मार्तंड सूर्य मंदिर कहते हैं। यह तत्कालीन स्थापत्य कला की महान उपलब्धि थी अपने आप में। आज भी इसका जो है वर्णन किया जाता है। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 ईस्वी के लगभग में। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अवंती वर्मा जो है उत्पल वंश का संस्थापक था। कारकोट वंश के बाद में उत्पल वंश आया कश्मीर में, जिसका संस्थापक अवंती वर्मा था। 855 से 883 ईस्वी के आसपास था। अगला प्रश्न, अवंती वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? अवंती वर्मा स्थापत्य कला, प्रशासनिक सुधार और सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऊपर के सभी राइट आंसर। ठीक है, अवंती वर्मा ने अवंतीपुर नगर बसाया, नहरें बनवाई, कृषि और प्रशासनिक सुधार भी किया और कला को प्रोत्साहन भी इसने दिया था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक था हरस। हरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरस की अगर बात की जाए तो उत्पल वंश के बाद में लोहार वंश कश्मीर में आता है, जिसका संस्थापक हरस था। 1089 से 1101 ईस्वी तक शासन करता है। अगला प्रश्न, राजतरंगणी किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई राजतरंगणी। ठीक है, कल्हड़ नाम के विद्वान ने लिखी है। 12 नंबर क्वेश्चन से, कश्मीर के शासकों में किसे दूसरा अशोक कहा जाता है? ललितादित्य मुक्तापीठ को दूसरा अशोक कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? किसको पराजित किया था बेटा? तुर्कों को पराजित किया था इसने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तर पश्चिम से आक्रमण करने वाले तुर्कों को पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार भी इसने किया था। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला तो ये अवंती वर्मा ने अवंतीपुर नगर बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई थी उसको। अवंती वर्मा की राजधानी कौन सी थी बताएं? अवंतीपुर थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस कश्मीर शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और चीन तक सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ही वो शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललितादित्य ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और चीन के साथ सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया था। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने सेकंड चैप्टर को भी देख लिया। अब अगला जो चैप्टर आपका आएगा यूनिट नंबर 2, ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास पढ़ना है उत्तर भारत का 647 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तुरंत जो है एसएमएस आप कर सकते हो। अगर कोर्स में आपको ज्वाइन होना तो एसएमएस कर सकते हो। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम
सारी चीज़ें डिटेल में लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, क्यूआर कोड, उस पर आपको ₹100 फीस जमा कर देने होंगे। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। अगला चैप्टर जल्द ही आपका आएगा जिसमें हम कन्नौज के इस ओवरमन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।